हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सिंपल इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेके आपके लिए आया हूँ। आपको अगर याद हो, फर्स्ट पार्ट सिंपल इक्वेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था मैंने यही डिस्कस करा था। और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी उसका लिंक है, आप पहले उसको देखो, फर्स्ट पार्ट को देखो और फिर सेकंड पार्ट आपसे स्टार्ट करोगे। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन होगा उसकी डिफिकल्टी लेवल फर्स्ट वाले पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा अपर एंड पे होगा। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर आप इस वीडियो से 100% गेन करना चाहते हो, आप हर क्वेश्चन को पॉज करोगे, पहले आप खुद सॉल्व करोगे और उसके बाद फिर आप मेरे वीडियो को चेक करोगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। एक सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेकेंड वीडियो, सिंपल इक्वेशन पार्ट 2। क्वेश्चन ये बोलता है, if the equation 10x plus ky is equal to 25 and 12x plus 6y is equal to 30 are not inconsistent। not inconsistent का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है consistent। ठीक है, then what is the value of k? आपको अगर याद हो, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बड़े डिटेल में समझाया हुआ है। तो जब भी कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन के एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन रूट होता है। इसका मतलब है या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो कंडीशन ये था कंसिस्टेंट इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होने के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड दैट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके, एंड a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन जिसको आप वन सॉल्यूशन भी बोलते हो। ठीक है, व्हाट इज a1 एंड a2? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज b1 b2? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 एंड c2 इज द कांस्टेंट टर्म्स। इस इक्वेशन को अगर मैं a1 अपॉन a2 चेक करूं, इसका a1 अपॉन a2 की वैल्यू 10/12 एंड दैट इज व्हाट 5/6। ओके, अगर मैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू चेक करूं, सो कोफिशिएंट k अपॉन 6, और आपको k की वैल्यू निकालनी है और k का वैल्यू हमें यहां से अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन सा कंडीशन इन दोनों में से क्या यूज करेंगे। आप ये देखिए, c1 अपॉन c2 की वैल्यू 25 upon 30, that is how much 5/6। अब एक बात तो बहुत श्योर है कि a1 अपॉन a2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब है कि ये वाला कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो आपको इस कंडीशन से जाना पड़ेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 एंड a1 अपॉन a2 ऑल आर इक्वल। इट सिंपली सजेस्ट कि k अपॉन 6 की जो वैल्यू है वो 5/6 के बराबर होगा। सो k का वैल्यू 5। So what is the answer of this question? B is the option. 5 is the answer. Hope it is pretty clear to all of you. ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें मैंने देखा है कि बच्चे बहुत सारा उनको प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो मेरा सजेशन यही है कि पहले आपने अगर ये क्वेश्चन देख लिया बोर्ड पे, आप प्लीज इसको एक बार खुद सॉल्व करो और उसके बाद आप मेरा अप्रोच देखना। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। A tells B, when I was 3/5 of your present age, you were 9/7 of my present age। A ने B को बोला, जब मैं तुम्हारी एज का 3/5 था, उस वक्त तुम मेरे अभी वाले एज का, प्रेजेंट एज का 9/7 थे। If A is 35 years old, find the present age of B। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मुझे नहीं पता कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, बट मैं हमेशा इस पैसे बोलता हूं कि इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की पहले मुझे डिस्कस करने दो। लेट्स से ए और बी, अच्छा इस ए और बी का अभी मैंने इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ए और बी नहीं ले रहा हूं, मैंने एक वैसे एग्जाम्पल लिया कि दो इंसान है ए और बी, और उनका 2022 में जो एज डिफरेंस है, इन दोनों का एज डिफरेंस है 2022 में, लेट्स से वो है 40 इयर्स। ठीक है,
आप मुझे ये बताओ कि 2025 में उन दोनों का एज डिफरेंस कितना होगा? ऑफ कोर्स 40 ईयर्स ही होएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 साल आगे की बात कर रहे हैं तो ए में भी आप 3 ईयर्स ऐड करोगे ए के एज में, और बी के एज में भी आप 3 ईयर्स ऐड करोगे। सो बेसिकली उनका जो डिफरेंस है उनमें कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर 2022 में उनका एज डिफरेंस 40 ईयर्स था तो 2025 में भी उनका एज डिफरेंस 40 ईयर्स ही होगा। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप सोचो और आपको ये पॉइंट क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि 2020 में उनका एज डिफरेंस क्या होगा, अगर 2 साल पहले की बात करें हम लोग, 2 साल पहले, तब भी उनका एज डिफरेंस 40 ईयर्स ही रहा होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया। और वो देखिए कैसे, ए, दिस इज बी, प्रेजेंट एज एंड द पास्ट एज। अब आप इन सारे कंडीशंस को पढ़िए। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए? ए बोल रहा है मैं 35 ईयर्स, इफ ए इज 35 ईयर्स ओल्ड, ए का प्रेजेंट एज है 35 ईयर्स। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। मैं सपोज करता हूं, लेट करता हूं कि बी का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर्स है। व्हेन आई वाज, पास्ट की बात हो रही है, व्हेन आई वाज 3/5 ऑफ योर प्रेजेंट एज, जब मैं तुम्हारी एज का 3/5 था, मतलब जब मेरी एज 3x/5 थी। यू आर 9/7 ऑफ माई प्रेजेंट एज, तुम उस वक्त मेरे प्रेजेंट एज के 9/7 थे, तो 35 का 9/7 टाइम्स, दिस इज व्हाट 45, करेक्ट। तो अभी इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा है कि प्रेजेंट एज और पास्ट एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आप एग्जैक्टली इसी रूल को फॉलो करो यहाँ पे। व्हाट इज द प्रेजेंट एज डिफरेंस ऑफ ए एंड बी? आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 35 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, x माइनस 35 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बट हाँ, एक चीज याद रखना कि अगर आपने ए के एज से बी के एज को माइनस करा है तो सेकेंड वाला कंडीशन में भी आप यही करोगे, और वाइस वर्सा। सो दैट वुड बी इक्वल टू जो पास्ट एज, जो पास्ट एज की वैल्यू है उसका डिफरेंस 3x/5 माइनस 45, ठीक है, बोथ आर इक्वल। अब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, जो कि एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन है। 35 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 3x/5 प्लस x, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज 8x/5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? दिस नंबर इज 80, सो 80 into 5 divided by 8, and that is 50. So the question is, what is the present age of B? Answer is 80 years. अगर आपको ये चेक करना हो, आप बड़े आराम से इसको चेक भी कर सकते हो। एक 35 साल वाले इंसान ने एक 50 साल वाले इंसान को बोला कि when I was 3/5 of your present age, जब मैं तुम्हारी एज का 3/5 था, मतलब जब मैं 30 इयर्स का था। x की वैल्यू अगर यहाँ पे 50 डालोगे, ये नंबर 3x/5 की वैल्यू 30 आएगी, मतलब आज से वो 5 साल पहले की बात कर रहा है। आप एक बार ये चेक करके देखो। ऑफ कोर्स अगर ये 5 साल पहले की बात कर रहा है तो ये 5 साल पहले 45 इयर्स का होगा, ठीक है। आप चेक करके देखिए, 35 का 9/7 इज 45। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। दोस्त, एज वाले ऐसे प्रॉब्लम, इनसे बढ़िया कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने का। ये सबसे अच्छा मेथड है एज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं एक दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अभी तक मैंने लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस को, इन्हीं कंडीशंस को डिस्कस किया है। अब मैं पहली बार लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन ले रहा हूं। आपको वैल्यू चेक करना है x, y एंड z का। ये कैसे करते हैं? बहुत बेसिक सा मेथड है। आप क्या करोगे, पहला इक्वेशन इसको लेट करोगे, ये मेरा सेकंड वाला इक्वेशन है और ये मेरा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो इन सारे इक्वेशन में कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो। इक्वेशन जितना छोटा होगा, कैलकुलेशन पार्ट उतना ही आसान रहेगा। तो एक काम करें, इसमें जो कुछ भी कॉमन पार्ट आपको दिखता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, आप पहले उसको कैंसिल करो। यहां से मैं 2 कॉमन लेके हटा सकता हूं, ये वैल्यू आ गई x प्लस 2y प्लस 3z दैट इज इक्वल टू 28। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 10। और जो थर्ड वाला इक्वेशन है, यहां से 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, 3x प्लस 3y
प्लस 4z एंड दैट इज इक्वल्स टू 21। तो अब मेरे ये 3 इक्वेशंस हैं और इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगा, सेकंड इक्वेशन है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने का मेथड ये है कि आप किसी एक वेरिएबल को, मेरा टारगेट ये होगा कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स को आप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। एंड वी ऑल आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। हम बहुत आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मेरे को यही काम यहां पर करना है। तो एक काम करते हैं, पहला वाला इक्वेशन जो है ना, फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को एज इट इज आप ऐसे रहने दो। आप किसको कैंसिल करोगे? 3 वेरिएबल से अगर 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। अब आप x को एलिमिनेट करो, y को एलिमिनेट करो, z को एलिमिनेट करो, किसी को भी एलिमिनेट करोगे, सॉल्व आराम से आप कर पाओगे। हाँ, सजेशन मेरा ये होगा कि आप उस वेरिएबल को एलिमिनेट करो जहां पर कैलकुलेशन कम है। यहां पर आप किसी वेरिएबल को चूज कर लो, बहुत आराम से हम कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सोच रहा हूं कि इन दोनों इक्वेशन को मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिया और यहां से x को एलिमिनेट कर दूं। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करना है, इस पार्ट को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कैसा दिखता है, ये लिखते हैं 2x प्लस 4y प्लस 6z दैट इज इक्वल टू 56। Oh, I am sorry, this is not 56, this is 14 बेसिकली। ये 28 था, जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा 14 आएगा। दिस इज 14, आई एम सॉरी, ये 14 था। ठीक है, चलिए जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस नंबर इज व्हाट, 2x 4y 6z एंड दिस इज व्हाट 28। ठीक है ना, एंड दिस इज एज इट इज, आप ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस y प्लस 2z दैट इज इक्वल टू 10। इसको अगर आप माइनस करें यहां से, x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 18। और मेरे लिए एक नया इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, इसकी जगह में काम और भी कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी देखो यार, यहाँ 2x गिवन है, इसको भी अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते तब भी काम होता। मैंने इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी कॉमन पार्ट मुझे दिख रहा था, कॉमन नंबर, उसको मैंने कैंसिल कर लिया है। आप इसके बिना भी कर सकते थे क्योंकि इक्वेशन बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है। अब अगर आप इक्वेशन 4 को देखो, आप चाहो तो इक्वेशन 4 को आप इजीली यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बट ये जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में, हर क्वेश्चन के साथ आपको ये ऐसे सिचुएशन दिख जाए जहां पर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से जो ड्राइव करते हो वो इजीली थर्ड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, या हो गया, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये सोचूंगा, मैं ये कर रहा हूं कि इसका जो जनरल अप्रोच क्या है, मैं उसको पहले सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इन बिटवीन अगर आप कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो आप बड़े आराम से वैसे भी आप जा सकते हैं। इस बार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस के साथ मैंने एक फोर्थ इक्वेशन ड्राइव कर लिया। अब या तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेना है या फिर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लेना है। सो आई एम गोइंग विथ फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। सिंस पहले वाले कंडीशन में हमने x को एलिमिनेट करा, तो अब ये मस्ट है कि आप सेकंड वाले केस में भी x को ही एलिमिनेट करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में x है और थर्ड इक्वेशन में 3x है। तो अब इस बार क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्टली मैं 3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख रहा हूं 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 42। एंड थर्ड वाला इक्वेशन एज इट इज रख लो, क्योंकि 3x पहले से लिखा है यहाँ पे, 3y प्लस 4z एंड दैट इज इक्वल टू 21। और यहां से आप इसको माइनस करेंगे, x वाला पार्ट कैंसिल, दिस इज 3y प्लस 5z इक्वल्स टू 21। ये मेरा नेक्स्ट इक्वेशन आ गया। और ये नेक्स्ट इक्वेशन आप इक्वेशन 4 के बाद लिखिए, 3y
प्लस 5z इक्वल्स टू 21 एंड दिस इज माई फिफ्थ इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। आप 5 में से 4 माइनस करो, 4 से 5 माइनस कर लो, कुछ भी कर लो। अगर मैं इक्वेशन 4 से अगर 5 को मैं माइनस करूं, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस जेड की वैल्यू -3, इसका मतलब है जेड की वैल्यू 3 आ गई। अगर जेड की वैल्यू 3 है तो इस जेड की वैल्यू को आप फोर्थ या फिफ्थ में किसी में भी आप सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, इससे y की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। नाउ वी हैव y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। अब आपकी मर्जी है, इक्वेशन 1 2 3 कहीं पे भी आप उठ करके देख लो, x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप x की वैल्यू चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। आप इसको आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक मेथड है लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना। अगर मैं इसको 10 सेकेंड में कंक्लूड करूं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए एक वेरिएबल को कैंसिल करना है। आप किसी भी वेरिएबल को कैंसिल कर लो जहां कैलकुलेशन कम दिखता हो, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान है, आप उसी पार्ट को कैंसिल करेंगे। मैंने यहाँ पे x को कैंसिल करा है। लेकिन जब सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन चूज करोगे तो पहले मेथड में पहले वाले केस में आपने जिस वेरिएबल को कैंसिल करा है, सेकेंड वाले केस में भी आप उसी वेरिएबल को कैंसिल करेंगे। इससे अल्टीमेटली ये होगा कि आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कंडीशन आ जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। जब उन दोनों वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में डालोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में, तो जो थर्ड वेरिएबल है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम श्योर कि लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स का क्या फंडा है सॉल्व करने का, ये आपको समझ आ गया। अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो अब आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले ट्राई करो, ठीक है। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे मैं बार बार कहता हूं कि पहले आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखने के बाद फिर आप उसको सॉल्व करो और फिर मेरा मेथड आप देखेंगे। सो अगेन, if I go by the method what I discussed in the last question, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और ये रहा हमारा इक्वेशन 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, नॉर्मली ये होता है कि जब बच्चों को आप ऐसे क्वेश्चन दिखाओ और बोलो सॉल्व करने के लिए सॉल्व होगा, तो वो बड़े आराम से बोलते हैं सॉल्व होगा। आपको याद है फर्स्ट वीडियो में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, जरूरी नहीं है कि अगर 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन गिवन हो तो वो x और y का यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो सकता है तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में भी ऐसा कंडीशन आ सकता है। इस क्वेश्चन में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है, एक बार आप चेक करके देखिए। फिर से आप x और y किसी भी नंबर के साथ आप जा सकते हो। तो मैं पहले ये 2 इक्वेशन चूज कर रहा हूं और यहां पर 3x है और यहां पे x है, तो मैंने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। इस क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिखा है 3x प्लस 5y प्लस 7z that is equal to 24 and if I multiplied by 3, सेकेंड इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, 3x minus 9y plus 27z equals to 96, ठीक है। और अब आप इसको अगर माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये वाला पार्ट कैंसिल। 14 टाइम्स y minus 20 times z equals to minus 72। फर्दर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 7y minus 10z and that is equals to minus 36। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 था गया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं फर्स्ट और थर्ड वाला इक्वेशन लूं या सेकंड और थर्ड वाला इक्वेशन लूं, और इस बार मुझे फिर से x को कैंसिल करना पड़ेगा। मैं एक बार फर्स्ट एंड थर्ड को ले रहा हूं क्योंकि इसमें अगर फर्स्ट इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखो कैसा दिखेगा, 9x प्लस 15y प्लस 21z, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 72, 24 इंटू 3 72। थर्ड इक्वेशन को आप एज इट इज लिखोगे प्लस 8y प्लस 31z एंड दैट इज व्हाट 108। जैसे मैंने इसको माइनस करा, ये सारे साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आ गया,
This is how much? 15y minus 8y, that is 7y. 21z minus 31z, this is minus 10z, and that is equal to minus 36. So 7y minus 10z equals to minus 36, and this is my equation number 5. Now if you look at equation number 4 and 5, ये दोनों सेम इक्वेशन है. अगर ये दोनों सेम इक्वेशन है तो आप y और z की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते. कंक्लूजन ये होगा कि y और z इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे. अगर y और z के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है तो यहां से आप x का भी अकॉर्डिंगली इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. तो इस बार ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, बट फिर भी ये सॉल्व नहीं हो पाया. और ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. अब सवाल है लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और लीनियरली इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है. आप एक चीज नोट करके लिख लो, जब भी 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हो, आप उसको तभी सॉल्व कर सकते हो जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, जिसका कंडीशन मैंने आपको बताया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. यस, आप तभी सॉल्व कर सकते हो. लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद द 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशन, इसका ये मतलब होता है, आप नोट करके लिख लिए, जिसका मैं आगे एक अच्छा सा यूज भी दिखाने वाला हूं क्वेश्चन के साथ. अगर आप किसी भी 2 इक्वेशन के हेल्प से अगर आप थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो तो दैट इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन. और लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में ऑलवेज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, उसका यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है. इन सारे केसेस को आप कैसे ड्राइव कर सकते हो, इसको मैंने अगले एक नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको काफी डिटेल से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं. इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही. आप एक बार ये सारा नोट करो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, आइए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो. यहां देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है. द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स, 7 पेंसिल्स एंड 8 इरेजर इज 62. पेन, पेंसिल, इरेजर. द कॉस्ट ऑफ 6 पेन, 10 पेंसिल एंड 12 इरेजर इज 90. कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल्स. ठीक है, पहले एक बार इक्वेशन लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, 4 पेन, P for pen, 7 pencil, C for pencil, and 8 eraser, 8 E for eraser, and that is what 62. This is my first equation. The cost of 6 pen plus 10 pencils plus 12 eraser, and that is what 90. This is equation number 2. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द पेंसिल्स कॉस्ट. 6 पेंसिल का क्या कॉस्ट होगा. ये आ जाएगा इसका वैल्यू अगर मैं P का कोई यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दूं तो. अब सवाल है कि इक्वेशन सिर्फ 2 हैं और वेरिएबल 3 है, क्या ऐसा कुछ सॉल्व हो सकता है. आप एक छोटा सा नोट लिखो यहां. व्हेन नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, आई रिपीट, so please note it down. Number of equations is less than number of variables. It is called indeterminate equations. And in indeterminate equations, there are few things which you have to make a detailed notes of that. और होता ये है कि आप सारे नंबर का यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते. जैसे अगर पर्टिकुलरली मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो ये इंडिटरमिनेट इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है. लेकिन अगर आप इनके कोफिशिएंट रेशियो को चेक करें तो देखो P का जो कोफिशिएंट रेशियो है वो और जो E का जो कोफिशिएंट रेशियो है, ये दोनों वैल्यू बराबर है. 4/6 दैट इज व्हाट 2/3 एंड 8/12 इज आल्सो 2/3. तो पहला रूल इंडिटरमिनेट इक्वेशन का ये बोलता है कि अगर किसी भी 2 वेरिएबल का कोफिशिएंट रेशियो सेम है तो थर्ड वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और बाकी दोनों वेरिएबल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे. सिंस यहां पर पेंसिल 6 पेंसिल की बात हो रही है, C फॉर पेंसिल,
इट वाज नॉट पी, सी फॉर पेंसिल। यहाँ पर पेंसिल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो इस इक्वेशन में सी की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। बट अगर ये पेन या फिर इरेजर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते। मैंने जो अभी लास्ट 2 मिनट्स में जो भी रूल्स आपको बोला है, आप इसको फिर से सुनिए, इसको नोट करके लिख लो, और वो सारी बातें मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सो इक्वेशन 1 और 2 2:3 का रेशियो है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड द सेकेंड इक्वेशन बाय 2। अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इससे होगा ये कि P का कॉफिशिएंट और E का कॉफिशिएंट दोनों बराबर आ जाएंगे, और माइनस करने पे वो कैंसिल हो जाएगा, और फिर मेरा एक इक्वेशन बचेगा सिर्फ C के अंदर। राइट हैंड साइड में नंबर आएगा, C की वैल्यू आ जाएगी, और जब C की वैल्यू आ गई तो हम 6 पेंसिल्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, जो मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। सो इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 3, ये वैल्यू आ गया 12P प्लस 21C प्लस 24E, that is equal to 62 into 3, 186. Okay, if I multiply it by 2, ये आ जाएगा 12P plus 20C plus 24E, and that is what 180. और अगर आप यहाँ से इसको माइनस करोगे, ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट भी कैंसिल, C की वैल्यू 186 minus 80, दैट इज 6। तो एक C का वैल्यू C आ गया। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल। तो 6C की वैल्यू क्या होगी, 6 into 6 एंड दैट इज 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर 36 है। अब मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर ये वाला कंडीशन है तो थर्ड का तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है। इसके बाद मैंने क्या बोला आप कि जो बाकी के 2 वेरिएबल्स हैं उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। आप अगर इसको देखना चाहो एक बार चेक करिए। 4P प्लस 7C, 7 into 6 प्लस 8E, दैट इज 62। इस इक्वेशन को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, 4P प्लस 8E, दैट इज इक्वल टू 62 माइनस 42, दैट इज 20। ओके, जो सेकेंड वाला पार्ट है, अगर आपने C का वैल्यू यहां पे 6 पुट करा तो ये देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, 6P plus 10 into 6 plus 12E, that is equal to 90. So 6P plus 12E, that is equal to what, 30. आप इसको किसी 2 अलग इक्वेशन से नाम डाल दो और चेक करो इनका कोफिशिएंट रेशियो क्या आ रहा है। लेट्स से ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 है। ओके, सो 3 और 4 में व्हाट इज a1 upon a2, so that is 4 upon 6, that is what 2/3. व्हाट इज b1 upon b2, इसमें b1 upon b2 की वैल्यू क्या होगी, 8/12, that is what 2/3. व्हाट इज c1 upon c2, कांस्टेंट पार्ट का रेशियो 20/30, व्हाट इज दैट, 2/3. आपको याद है ना पहले वीडियो, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सिंपल इक्वेशन, इफ a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, if all are equal, so that is infinite number of solution. So that is why यही मैं आपसे यही बता रहा था आपको कि इसकी वैल्यू तो आ जाएगी पेंसिल का, बट पेन और इरेजर का जो है ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहा है। ये देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। होप आई थिंक एवरी पॉइंट व्हाट आई डिस्कस्ड is pretty clear, crystal clear to all of you. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सारा पॉइंट्स नोट कर लो, और अब मैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा रहा हूं, और वहां देखिए क्या चेंजेस है इसके अंदर। ओके, इस क्वेश्चन का भी फीडबैक कई बार बहुत बच्चों को ये होता है, सर ये तो सिंपल इक्वेशन है नहीं, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, पता नहीं क्या यूज करना है, ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बड़े, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करना ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं इस इक्वेशन में। हम गलत सोचते हैं इस क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार। रमेश वांटेड टू बाय ए टॉय कॉस्टिंग ₹290. ही हैड नोट ऑफ ₹10, 20 and ₹100 only. In how many ways
can he pay for the toy such that he uses at least one note of each denomination? उसको हर एक डिनोमिनेशन का एक एक नोट यूज करना है, ठीक है। मैं तो पहले यही बोलूंगा कि आप इस क्वेश्चन को यहीं पॉज करो, इस वीडियो को यहीं पॉज करो और पहले खुद एक बार ट्राई करो और उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखो आगे, ठीक है। चलो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं ये लेट कर लेता हूं कि ₹10 वाले जो है वो एक्स नोट यूज कर रहे हैं, जो ₹20 वाला नोट है हम वाई नोट्स यूज कर रहे हैं, और ₹100 हम जेड नंबर ऑफ नोट्स यूज कर रहे हैं। एक्स वाई जेड, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 10, 20 एंड 100 रिस्पेक्टिवली, ये हमारा नंबर है एक्स वाई जेड। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, चूंकि मैं एक्स नोट ₹10 वाला यूज कर रहा हूं, तो 10x, लाइकवाइज वी कैन राइट 20y, वैसे ही बिल्कुल आप इसको 100z लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू 290। यस, अब हर एक नोट को कम से कम एक एटलीस्ट वन नोट उसने यूज करना है, तो बोलता है वो कितनी तरीके से पे कर सकता है, ठीक है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को देखने के बाद मैं, अगर सबसे बड़ा नंबर 100 और 100z है, तो मैं सिर्फ ये सोच पा रहा हूं कि z की वैल्यू या तो 1 पॉसिबल है या फिर z की वैल्यू 2 पॉसिबल है। z की वैल्यू 3, 4, 5 ऑनवर्ड्स पॉसिबल नहीं है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप खुद जानते हो, ठीक है। तो एक काम करें कि z की वैल्यू 1 और 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला केस आप ले लो, केस 1, व्हेन z इक्वल्स टू 1। अगर z की वैल्यू 1 होगी तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, 10x प्लस 20y प्लस 100, एंड दैट इज व्हाट, 290। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस 20y इक्वल्स टू 190, ठीक है। अब क्या करना होगा कि 10x और 20y की वैल्यू 190 अगर यूज करना है, तो आप सिर्फ पहले इस बड़े वाले नंबर को चेक करो, इसको। y के क्या क्या केस पॉसिबल है, y कैन बी, मतलब ₹20 के आप कितने नोट ले सकते हो, आप एक नोट यूज कर सकते हो, 2 नोट यूज कर सकते हो, 3 नोट यूज कर सकते हो, अप टू 9 नोट्स, बिकॉज 20 इंटू 9 जो है ना वो ₹180 है, ठीक है। और जो भी बच गया वो हम x, मतलब 10 वाला नोट यूज करेंगे। एक छोटी सी बात मैं लिख के दिखा रहा हूं, अगर मैं y का वैल्यू 1 डाल दूं, ₹20 का एक नोट अगर मैं यूज कर रहा हूं, ये माइनस करने से कितना होगा, 170। अब आप ₹10 के 17 नोट यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मैं ₹20 का 2 नोट यूज करूं, तो ये 40 आ गया, इधर माइनस करोगे 150, तो ₹10 के आप 15 नोट्स यूज करोगे। इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इसकी वैसे जरूरत तो नहीं है, बट इसको दिखाया मैंने इसलिए कि या तो आप y की वैल्यू चेक कर लो या फिर x की वैल्यू चेक कर लो। मैं y की वैल्यू चेक करूंगा क्योंकि उसका कॉफिशिएंट बड़ा है, तो y की वैल्यू छोटी आएगी, छोटा नंबर सोचना आसान होता है, ठीक है। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 9 सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से 9 वेज से पे कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट वाला केस था, जब आप z की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, जब आप ₹100 का एक नोट यूज कर रहे हो। केस 2 क्या होगा, व्हाट इज केस 2, जब हम ₹100 के 2 नोट यूज करेंगे, व्हेन z इज इक्वल टू 2। अगर z इज इक्वल टू 2 लिखना है यहाँ, अगर लिखा है आपने, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, 10x प्लस 20y प्लस 200, that is equal to 290. This becomes 10x plus 20y equals to 90, ठीक है। मेरा फिर से कैलकुलेशन वैसा ही होगा, अप्रोच वैसा ही होगा, मैं y की वैल्यू पहले सोचूंगा। तो इस कंडीशन में y का वैल्यू या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इस बार मैं सीधा बोल रहा हूं 4 वेज, मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं लिया कि x का क्या वैल्यू आएगा। कॉरस्पॉन्डिंगली जो नंबर बच जाएंगे वो x से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, ये क्वेश्चन था ना, हाउ मेनी वेज कैन ही पे फॉर द टॉय। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, केस 1 9 वेज,
और केस 2 4 वेज. सो टोटल नंबर ऑफ वेज 9 + 4 दैट इन 13 वेज. वो 13 वेज से अपना पेमेंट कर सकता है. ठीक है. अगर इसमें अगर आप कुछ और करना चाहते हो, छोटा सा चीज दिखाता हूं मैं आपको. 10x 20y 100z is equal to 290. Can I say x plus 2y plus 10z and that is equal to 29? ये इक्वेशन और छोटा हो गया. मैं अब ये चाहता हूं कि अब आप अपना फोकस इस इक्वेशन पे लगाओ. यही दो कंडीशन आएगा. 10 के नो यहाँ पे z की वैल्यू 1 और 2. थोड़ा सोचना और आसान हो जाएगा. आप चेक करके देखो, फिर से आपका आंसर यही होगा. एक बार चेक करके खुद चेक करो, इसको लिख के देखो आप इस इक्वेशन को. ठीक है. तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आपके दिमाग में कभी ऐसा नहीं हो आएगा कि ये इक्वेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है. ये सिंपल इक्वेशन का क्वेश्चन है. ठीक है. चलिए अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ये देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन. बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है. तो जैसे मैं बार बार बोलता हूं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं. आप क्वेश्चन को पढ़ो, इसको पॉज करो और इसको सॉल्व करिए आप. ठीक है. चलो. द कंबाइंड प्राइस ऑफ 1 टी 5 कॉफी 7 लस्सी इज 42. ठीक. द कंबाइंड प्राइस ऑफ 1 टी 7 कॉफी एंड 10 लस्सी इज व्हाट 57. फाइंड द कंबाइंड प्राइस ऑफ 90 23 कॉफी एंड 30 लस्सी. फ्रेंड, अभी 10 मिनट पहले मैं आपसे कुछ बात कर रहा था कि जब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशंस गिवन हो, इनडिटरमिनेंट काइंड ऑफ इक्वेशन, आप उसके वेरिएबल्स के सारे वैल्यूज तो चेक नहीं कर सकते. अभी मैंने पेंसिल वाला क्वेश्चन करा था, एक स्पेशल केस है वो, जहां पर बाकी दो वेरिएबल के कोफिशिएंट रेशियो बराबर था. यहां पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. पहले मुझे इक्वेशन लिखने दो, ऐसा क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे. 1 टी 5 कॉफी, T for tea, C for coffee, and 7 lassi, L for lassi, and that is what 42 rupees. This is my first equation. The combined price of 1 tea plus 7 coffee plus 10 lassi, and that is equal to 57. ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. आपको इन दो इक्वेशन की हेल्प से क्या निकालना है? फाइंड द कंबाइंड प्राइस ऑफ 90 प्लस 23 कॉफी प्लस 30 लस्सी, इसका प्राइस क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है. लेट्स से कि ये वैल्यू x है. लेट्स से दिस इज x. हमें x की वैल्यू निकालनी है. इस x को हमें फाइंड आउट करना है. ये लेट्स से हमारा थर्ड इक्वेशन है. गिवन क्या था? ये दो पार्ट, दो इक्वेशन. अब इन दो इक्वेशंस में आप t, c और l की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते. ना तो किसी कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट रेशियो 1 है, ये 5.7 है, ये 7/10 है, तो किसी दो का कोफिशिएंट रेशियो भी इक्वल नहीं है. आप किसी का भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. अब क्वेश्चन ये होता कि इन दोनों के हेल्प से हम ये कैसे डिराइव करेंगे. एक तरीका हो सकता है हिट एंड ट्रायल अप्रोच. लेकिन हिट एंड ट्रायल अप्रोच तब यूज करना चाहिए जब कोफिशिएंट छोटा हो, नंबर 1 2 3 4 5 वाले नंबर हो, तब आप ट्राई कर सकते हो इजिली. कई बार हम उस हिट एंड ट्रायल से उन नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा आपको हिट एंड ट्रायल करने के लिए. हो सकता है कि आप एग्जाम टाइम में वो नंबर नहीं सोच पाओ. ठीक है. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक M/N अप्रोच, जिसको आप बोलते हो, एक बढ़िया मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूं, छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर मैं ऐसे बोलूं कि 2x plus 3y equals to ax plus by, can I say a is equal to 2 and b is equal to y? b is equal to 3. मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है. आपने x वाले नंबर को x वाले नंबर के साथ कंपेयर करा, y वाले नंबर को y वाले के साथ कंपेयर कर लिया, तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3. अगर हम यहां कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में, तो यही काम आप 3 वेरिएबल्स में भी कर सकते हो. आओ
कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैंने इसको रब कर दूं पहले। आइए, मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर लिया, और मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय m प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय n इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। आप हर बार ऐसे इक्वेशन को ऐसे ही ट्रीट करोगे। चलिए, अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैसा दिखता होगा, ये कैसा दिखेगा इक्वेशन, ये दिखेगा 1mt प्लस 5mc प्लस 7ml दैट इज 42m, करेक्ट। और सेकंड वाले इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करना है तो ये दिखेगा 1nt प्लस 7nt 7nc नॉट t, सो कॉफी, ठीक है। सो c प्लस 10nl एंड दैट इज 57n, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 है और ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 है। मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट को m से मल्टीप्लाई, सेकंड को n से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करके हमने थर्ड इक्वेशन की तरह ड्राइव करा है। तो ये जो फोर्थ और फिफ्थ जो m और n से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है। ये दिख रहे हैं, ऐड करना है। जब इसको आप ऐड करोगे, देखो ये कैसा दिखता होगा, ये दिखेगा t कॉमन आ जाएगा। तो कहना इसे m प्लस n टाइम्स t प्लस 5m प्लस 7n टाइम्स c प्लस 7m प्लस 10n टाइम्स l, दिस इज इक्वल टू 42m प्लस 57n, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 को m से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को n से मल्टीप्लाई, ये हमारा आ गया। और ये किसके बराबर है, थर्ड इक्वेशन के बराबर है। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन अब आपका थर्ड इक्वेशन के बराबर है। और थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा, ये थर्ड इक्वेशन है। तो फ्रेंड, ये वाला पार्ट इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करो। अभी आपको याद है ना, मैंने क्या इक्वेशन दिखाया था, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, लेट्स से अभी एक छोटा एग्जांपल मैंने लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस by। कैसे कंपेयर हुआ, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, ठीक है। एग्जैक्टली जब थर्ड वाला इक्वेशन इस इक्वेशन के बराबर है तो t वाला पार्ट, इसका कॉफिशिएंट है 9, इसका कॉफिशिएंट है m प्लस n। तो क्या नहीं से m प्लस n की जो वैल्यू होगी वो 9 होगी। 5m प्लस 7n इसकी वैल्यू 23 एंड 7m प्लस 10n एंड दैट इज इक्वल टू 30। अब ये सब कुछ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। आप किसी भी दो इक्वेशन को ले लो, जैसे आप नॉर्मल लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते हो, और वहां से m और n की वैल्यू ले लो। ये मैंने दो इक्वेशन सेलेक्ट करा और यहां से m और n की वैल्यूज चेक करते हैं। पहले इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5m प्लस 5n दैट इज 9 इंटू 5 45, और यहां से 5m प्लस 5m प्लस 7n दैट इज हाउ मच 23, और यहां से आप इसको माइनस करो, m वाला पार्ट कैंसल, माइनस 2n की वैल्यू 22, सो n का वैल्यू आ गया -11, n का वैल्यू -11। अब इस n की वैल्यू को आप फर्स्ट वाले पार्ट में डालोगे तो उससे m की वैल्यू आ जाएगी। तो m प्लस n इक्वल्स टू 9 है, दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू 9 प्लस 11 एंड दैट इज व्हाट 20। तो हमें ये पता चल गया कि m और n क्या है। अगर इस इक्वेशन को m 20 से मल्टीप्लाई कर दूं
और इस इक्वेशन में -11 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाला पार्ट 20 से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले में 11 से मल्टीप्लाई करके आप उसको माइनस कर रहे हैं। आप देखो ये थर्ड वाला इक्वेशन आ जाएगा, आपको चेक करना है, चेक करो। 20 minus 11 is 9. This is what? This is what? 100 minus 77 is 23. और ये कितना आ जाएगा? 140 minus 110, that is what? 30. तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो सब मैच हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा कि जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो भी हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू क्या बोल रहे हैं हम लोग? 42m प्लस 57n दैट इज इक्वल टू x। जो x मुझे फाइंड आउट करना था, m और n की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, 42 इंटू 20 माइनस 57 इंटू 11 एंड दैट इज इक्वल टू x। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू चेक करें तो बड़े आराम से उसको ड्राइव कर लेंगे। और इस पे 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन तो पहले बाहर हो गया, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा जो 1 2 3 वाले ऑप्शन से हमें मैच करनी है कि कौन सा आंसर आ रहा है। ठीक है, दैट इज 42 इंटू 20 दैट इज 0 एंड दिस इज 84। तो 480 माइनस 11 7 जा 77, 7 कैरी और 55 और 7 दैट इज 62। So 840 minus 627. So can I say this is 213? Answer is 213. तो इस तरह के क्वेश्चन जब लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स 2 इक्वेशन गिवन हो और उसके हेल्प से आपको एक ग्रुप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए m×n अप्रोच को यूज कर सकते हैं। कई बार बच्चे इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी यूज करते हैं। सजेशन मेरा ये है कि अगर क्वेश्चन के कोफिशिएंट छोटा है आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करें, अदरवाइज आपको इसी तरीके से जाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्त आज इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट। बहुत जल्दी मैं इसका थर्ड पार्ट वीडियो भी आपके लिए लेके बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो सो दैट आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।